आज हम लोग थोड़ा जो है एचपीएससी के बारे में बात करते हैं, है ना। बहुत इंतज़ार रहता है ऐसी वैकेंसीज़ का, और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीएसआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ा रहे हैं, है ना। कहीं कुछ परमानेंट हो गए, कुछ नहीं हो पाए हैं, है ना। ज़िंदगी की जद्दोजहद जारी है, कई साल हो गए हैं पीएचडी करने के बाद या नेट क्वालिफाई करने के बाद किसी कॉलेज में पढ़ाते हुए। गवर्नमेंट जब वैकेंसीज निकालेगी तभी होगा, है ना। इससे पहले तो होगा नहीं, आपके हाथ में भी नहीं है। तो या तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं या अपना ही कुछ टीचिंग का कहीं कुछ देख रहे हैं। तो आप सोचो कि पहले 2012-13 में शायद वैकेंसी आई थी हरियाणा में, उसके बाद 5-6 सालों बाद फिर शायद 2018 में वैकेंसी आई। और जहाँ तक मैंने ज़्यादा डिटेल सर्च तो नहीं किया है, बट मुझे लगता है 2019 में भी शायद कुछ वैकेंसीज के लिए मतलब मुझे लगता है एग्ज़ाम या कुछ हुआ था। बाकी 2018 तो याद है, उसके बाद अब आ रही हैं 2024 में। वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज अराउंड मुझे लगता है कि 304 वैकेंसी के अराउंड, तो मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत जानकारी मिली है कि मोर देन 300 वैकेंसीज तो मैथमेटिक्स में ही खाली थी, लेकिन उन्होंने केवल अनाउंस 163 ही सीट्स की हैं। 163 मैथमेटिक्स की, 163 मैथमेटिक्स की हैं, है ना। और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए या डिसेबिलिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा सीट्स भी हैं। आई थिंक 14 सीट्स उनके लिए भी हैं रिजर्व। तो ये 163 सीट्स आपके पास हैं, और कुछ एक्स सर्विसमैन के पास 5-6-7 ऐसी कुछ सीट्स हैं, और शायद कुछ सीट जो हैं फिजिकली चैलेंज्ड या डिसेबिलिटी या ब्लाइंड उनके लिए हैं, है ना। तो आप ये मान के चलिए 163 और उसके बाद जो है 14 सीट्स और हैं। तो इतनी वैकेंसीज मैथमेटिक्स में है आपके पास। इंटरेस्टिंग इस बार का एग्जाम क्राइटेरिया और एग्जाम को लेके इस बार थोड़ा अलग सा डिस्कशन है उनके पास, और सिलेक्शन प्रोसेस भी कि कैंडिडेट को किस तरीके से वो चूज करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस आप समझा देते हैं आपको कि कैसे आपको तैयार रहना है, कैसे क्या है। तो एग्जाम एक तो उन्होंने स्टेप 1 और स्टेप 2, है ना। स्टेप 1, स्टेप 2 जिसमें हम ऑब्जेक्टिव रहेगा। इस ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस में आपके पास 90 फ्रॉम मैथ्स के रहेंगे, और 10 क्वेश्चंस आपके जो है जीके जो हरियाणा का है, जनरल अवेयरनेस के रहेंगे या रीजनिंग के रह सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके जीके, जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग एक्सेट्रा, है ना। और 90 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से आपके रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, और टाइम जो है इसमें आपका टाइम जो है आपको 120 मिनट्स मिलेंगे 100 क्वेश्चंस के लिए, यानी कि 2 आवर्स आपके टाइमिंग है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको इसमें 25% मिनिमम मार्क्स लाने हैं। 25% मिनिमम मार्क्स तो लाने ही हैं। 25% से नीचे अगर मार्क्स आपके आ जाते हैं तो फिर आप नेक्स्ट एलिजिबल नहीं हैं, या आपका किसी भी तरीके से आपको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपके 25% से ज्यादा मार्क्स आपने अटेन कर लिए हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आपको 25% से ज्यादा मार्क्स मिलते, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया और बनाया कि वो कितने स्टूडेंट्स को उठाएंगे। गेटिंग द पॉइंट। उससे पहले और हम आपको एक बात बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आपके 5 ऑप्शंस रहेंगे, ए बी सी डी और ई ऑप्शन रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां है कि आपको 5 ऑप्शंस में स्टार्टिंग के 4 ऑप्शंस आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें 4 में से कोई आंसर है, टिक कर दीजिए। आपको लगता है कि आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप ई को टिक करेंगे। जब आपका कोई आंसर नहीं है तो ई टिक करेंगे।
मतलब कि आपको टिक करना ही करना है। अगर आप इसे टिक नहीं करते हैं, यानी पूरा क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट हो गया उनके लिए, तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है और आप ई टिक कर देते हैं तो वो आपका काउंट हो जाएगा, आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। कुल मिला के ये समझिए। और ऐसा भी है, मान लीजिए आपने गलती की वजह से टिक नहीं कर पाया किसी को, या कुछ रह गया जल्दी में, तो वो नेगेटिव तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आपने 10 क्वेश्चंस के अराउंड, ऐसा कुछ है 10 क्वेश्चंस के अराउंड अगर आपने ऐसे छोड़ दिए जिनमें ई ऑप्शन टिक ही नहीं किया, यानी कि 10 क्वेश्चंस आपको मिल गए मिनिमम ऐसे उनको जहां पर आपने कोई भी ऑप्शन टिक नहीं किया है, तो आप एलिजिबल नहीं है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात ये समझिए, यानी कि जिन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना, उनको अटेम्प्ट करने के बाद जो कुछ भी बच गए हैं उन सभी में जाके ई ऑप्शन टिक करना बहुत जरूरी है। अगर 10 क्वेश्चंस मिनिमम रह जाते हैं आपके, तो वो वहां से आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे, वो आपको वहां से हटा देंगे, आपकी कॉपी भी चेक नहीं होने वाली। बात समझ रहे, आगे डिस्कशन ही नहीं है, खत्म कहानी। 25% से ज्यादा मार्क्स आने के बाद क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ 163 सीट्स हैं, है ना, जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो है 163 सीट्स हैं आपके पास, वैकेंसी है। उसमें क्या होना है, उसमें यह है कि जिसके 25% से कम है उनको क्या किया गया, एलिजिबल नहीं माना गया, और जो 25% से ज्यादा लेके आ रहा है मार्क्स उसको एलिजिबल मान लिया गया कि आप नेक्स्ट पेपर के लिए जा सकते हैं। लेकिन कितने कैंडिडेट्स को वो उठाएंगे, तो 25% से ज्यादा कई स्टूडेंट्स होंगे जिनके 80% आएंगे, 90% भी आ सकते हैं, किसी के 60% आ रहे हैं, तो कई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी 25% से ज्यादा आएंगे। क्या वो सबको स्टेप 2 के लिए ले जाएंगे, सब्जेक्टिव पेपर के लिए ले जाएंगे, तो वो इसके 4 गुना उठा लेंगे, यानी 4 3 12, 4 24 और 5 और 4 और 6 5 2 के लगभग। 163 का 4 टाइम्स यही हुआ ना, 4 3 12, 4 6 24 और 5 और 4 1 4 और 6 6 5 2 के अराउंड मान लीजिए 4 टाइम्स इसका। तो मतलब कुछ इतने कैंडिडेट्स को जिनका 25% से ज्यादा आया है, हम इतने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे होंगे, हम क्या वो कर रहे होंगे, है ना। और इसके बाद इतने कैंडिडेट स्टेप 2 के लिए जा रहे होंगे। बात समझ रहे हैं। स्टेप 2 में आपका क्या होने वाला है, स्टेप 2 में आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। तो स्टेप 2 में जब आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, तो स्टेप 2 में क्या होगा, उनके टोटल आपको 18 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां आपको सभी 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, गेट द पॉइंट। और यहां आपको 18 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 15 क्वेश्चंस। और यहां पर जो 100 क्वेश्चंस हैं वो आपके टोटल 100 मार्क्स के हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल 1 मार्क, है ना। और यहां पर आपको जो 15 क्वेश्चंस मिलेंगे आउट ऑफ 18 में से करने हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क का मिलेगा, 10 मार्क्स का होगा, तो टोटल 150 मार्क्स के यहां मिलेंगे, गेट द पॉइंट। अब आपको इसमें से क्या करना है, दो बातें यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो इतने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे ऑब्जेक्टिव पेपर से, ये सभी कैंडिडेट सब्जेक्टिव दे रहे हैं, और इनमें से मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 35% का रखा उन्होंने, कि सब्जेक्टिव में भी मिनिमम आप 35% लेके आइएगा, गेट द पॉइंट। और 35% से नीचे वाले स्टेप 3 के लिए नहीं जाएंगे, यानी इंटरव्यू के लिए नहीं जाएंगे। अब 35% से लेस है वो एलिजिबल ही नहीं है ना। और जिनके 35% से ग्रेटर होंगे, यानी ज्यादा नंबर होंगे, वो क्या करेंगे, वो कैंडिडेट यहां पर सिलेक्ट, अब 35% से ज्यादा बहुत कैंडिडेट हो गए, हो सकता है कि ये जितने कैंडिडेट्स यहां सिलेक्ट हुए थे सभी के 35% से ज्यादा मार्क्स आ गए, तो वो क्या करेंगे, यहां जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं जिन्होंने यहां पे दिया हुआ है और 35% से ज्यादा मार्क्स हैं, उनका ये यहां पे 2 गुना उठाएंगे। मतलब जो भी सीट्स हैं 163 हैं सीट्स टोटल, तो यहां से उसके, है ना, 2 टाइम्स कैंडिडेट उठा लेंगे। तो आप समझ सकते हैं 6 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 1 2 1 326 स्टूडेंट्स उठा लेंगे यहां से। तो 326 यानी 326 कैंडिडेट्स को वो स्टेप 2 में लेने वाले हैं, गेट द पॉइंट।
अब यहां पे मार्किंग का तरीका उनका स्टेप वाइज हो सकता है। यहां पे क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी अभी हमें इतनी जानकारी में नहीं, क्योंकि वो पूछेंगे यूपीएससी जैसे पूछती है, बात समझ रहे हो। यूपीएससी जो सब्जेक्टिव पेपर मैथमेटिक्स का ऑप्शनल लेती है तो वो क्या करती है, एक क्वेश्चन के 3 सेगमेंट बना दिए, या उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन रखा हुआ है, ये अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि जैसा पेपर होगा उस हिसाब से पता चलेगा। तो जो आपको 15 क्वेश्चंस या जो 18 क्वेश्चंस दिए हैं वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 डाल के एक ही क्वेश्चन पूरा पूछा है, या एक क्वेश्चन में उन्होंने सेगमेंट डाल दिए हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है, बात समझ रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल रहे हैं तो इसी हिसाब से स्टेप मार्किंग उसी तरीके से मार्किंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। उसके बाद जो इतने कैंडिडेट्स लिए गए हैं उनकी मार्किंग क्राइटेरिया जो है, यहाँ पे मार्किंग जो उन्होंने करनी है वो 87.5 मार्क्स पे करेंगे। यानी कि टोटल 150 मार्क्स का पेपर है, लेकिन आपकी जो कॉपी चेक होने वाली है वो इतने मार्क्स पे चेक होगी। यानी 150 का अराउंड ये कितना है, 87 हो गया, 8 2 60 160, 55 से ज्यादा हो गया, अराउंड 58 के काउंट कर रहा था, तो 58% और समथिंग कुछ आएगा। यानी कि 58% पे आपकी कॉपी चेक हो रही होगी। यानी जो मार्क्स आपने 150 में अटेंड किए हैं शायद उसका वो लोग 58% काउंट कर रहे होंगे, बात समझ रहे हैं। तो यहां से ये क्राइटेरिया लेने के बाद ये 326 स्टूडेंट्स उन्हें मिलेंगे। यहां से पहले उन्होंने कितने सिलेक्ट किए, 652, उसके बाद ये सब डिस्कशन के बाद और ये सब होने के बाद 326 मिलेंगे उन्हें, और 326 के बाद वो फिर स्टेप 3 में जाने वाले हैं, स्टेप 3, और जिसमें आपको इंटरव्यू होना है, और इंटरव्यू के आपके 12.5% मार्क्स हैं। और ये जो लास्ट के 2 स्टेप हैं, अब इंटरव्यू आपने क्वालिफाई कर लिया, आप 326 में थे, उन सभी कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया, उसके परसेंट नहीं, मार्क्स का है ये 12.5 नंबर का रहेगा। यहां पर जो आप देख रहे हैं स्टेप 2 और स्टेप 3 के मार्क्स को लेके वो फिर कट ऑफ बनाएंगे। यहां पर ऑब्जेक्टिव के जो मार्क्स हैं इनको कट ऑफ में शामिल नहीं किया जाएगा, केवल स्टेप 2 और स्टेप 3 को ही शामिल किया जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना हमें शार्प रहना है और कितना नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहां से, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा, इतना निकलना पड़ेगा हमें। अब स्टूडेंट्स कई सारे अगर परेशान हैं, जैसा कि आप सब सहसा नेट क्वालिफाई हैं, है ना, पीएचडी कर चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ये डरावना नहीं है, बात समझ रहे हैं। और अगर किसी का पीएचडी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गया है, उन्हें बहुत दिन पहले उन्होंने सहसा नेट क्वालिफाई किया है, तो हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा कहीं डरावना हो, बट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल रहने वाला है वो मैंने लास्ट 2 बार का जो एग्जाम हुआ है ऑब्जेक्टिव का एचपीएससी का, उसके पेपर को एनालाइज किया है हम सब लोगों ने बैठ के। तो बहुत ज्यादा ये मान के चलिए कि आप बहुत डीप नहीं पढ़ेंगे जैसा सीएसआर में पढ़कर आए थे, है ना। जब हम लोग यहाँ पे अपना सिलेबस कर रहे होंगे तब उन क्वेश्चन से आपको रूबरू कराया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हैं, और ये मान के चलिए कि आपको गो थ्रू सभी से होना है। अभी हम आपको ये भी बता देंगे कि किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पूछा गया है, स्टैट से कितने क्वेश्चंस का पूछा गया है, लीनियर से कितने क्वेश्चंस का पूछा गया है, क्योंकि प्रीवियस जो भी 2 एग्जाम हुए हैं उसमें प्रोग्रामिंग सी के भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके सिलेबस उसमें उन्होंने रखा हुआ था। उन्होंने रीमान जीटा फंक्शंस भी रखे हुए हैं, जो प्रीवियस 2 एग्जाम हुए उसमें रीमान जीटा फंक्शंस भी है, एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी रखा है, एडवांस अलजेब्रा भी रखा हुआ है उन्होंने, बात समझ रहे हैं। तो इनसे भी क्वेश्चंस रखे गए थे, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ जो टॉपिक्स थे, जो यूनिट 5 थी वहां पे, यूनिट 5 जिसमें यही एडवांस कॉम्प्लेक्स का, एडवांस अलजेब्रा का, अरे ये सब रखा हुआ था, ये इन्होंने बाहर कर दिया। तो नेट से हटके कुछ डिफरेंट आपको लगेगा भी अगर, तो यहाँ स्टैट है, जो मैक्सिमम मैथमेटिक्स के बच्चे स्टैट से नहीं जाते हैं, स्टैट्स को लेके नहीं जाते हैं एग्जाम में, और विदाउट स्टैट ही आप लोग एग्जाम क्वालिफाई भी किए होंगे। तो एक स्टैटिक्स है और दूसरा मैकेनिक्स है और टोपोलॉजी है, थोड़ा मेट्रिक स्पेस का पार्ट है, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, और उसके बाद थोड़ा लीनियर अलजेब्रा के साथ फंक्शनल के नॉर्म पर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और इतना तो कई बार सीएसआर भी कर लेता है। तो अगर कहीं थोड़ा बहुत आपको लगेगा भी कि हमें कुछ एडिशनल कुछ पढ़ना है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मेट्रिक स्पेस है
बात समझ रहे हैं? तो पैनिक होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। एक डिसिप्लिन प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, डिसिप्लिन का मतलब है कि हर रोज इसके लिए काम कर रहे हैं अगर, तो जब तक एग्जाम होगा तब तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो मीट्रिक स्पेस हो गया, थोड़ा सा हमें फंक्शनल टच करना पड़ेगा, फंक्शनल ज्यादा नहीं जाना है। एक बार और देख लेंगे क्वेश्चंस प्रोसेस उनके किस तरीके से उन्होंने प्रीवियस 2 एग्जाम में उन्होंने फंक्शनल को लेके क्वेश्चन पूछे हुए हैं या मैट्रिक को लेके पूछे हुए हैं। बाकी नॉर्म तक है, लीनियर के साथ तो नॉर्म तक ही डिस्कशन आता है, नॉन स्पेस तक, ज्यादा बना के स्पेस तक। तो अब चूंकि मैट्रिक स्पेस पूछ ही रहे हैं, इसलिए फंक्शनल में जाके मुझे लगता है कि शायद वो बना के स्पेस या नॉर्म स्पेस या, है ना, उसको टच नहीं करेंगे। बट अगर देख लेंगे जितना भी जा रहे हैं वो लोग, वहां तक हम लोग पढ़ेंगे इसको। वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक है, तो परेशान नहीं होना, जितना डीप जाना है डीप जाएंगे, जैसे पूछा होगा वैसा कर लेंगे। तो मीट्रिक स्पेस हो गया, फंक्शनल हो गया, टोपोलॉजी हो गया, गेट द पॉइंट। उसके बाद आपका मैकेनिक्स हो गया, और उसके बाद आपका स्टैट हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है टोपोलॉजी मैकेनिक्स से भले ही 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे गए, ऐसा नहीं कि ज्यादा पूछे गए हों। ज्यादा क्वेश्चंस आप समझ लीजिए अप्लाइड में से हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, या हम सब लोगों ने बैठ कर जो देखे हैं। अभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट आपको देंगे, जिससे थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा किस डायरेक्शन में हमको ज्यादा तैयारी करनी है। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी पीछे हुए एग्जाम से देखकर ही की जाती है, और उसके हिसाब से तैयारी करने के बाद हमें नए के लिए तैयार भी रहना पड़ता है कि हो सकता है कि पैटर्न में कुछ चेंजेस आ जाए, हो सकता है कि स्टैट से एक एग्जाम में स्टैटिक्स से 16-17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एग्जाम जो हुआ था पीछे उसमें 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2 एग्जाम हुए हैं, एक एग्जाम में स्टैटिक्स से 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दूसरे में 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेम फॉर अप्लाइड, अप्लाइड में आपका पूरा का पूरा सीओबी, इंटीग्रल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल का पैकेज है। तो अप्लाइड में इन 4 टॉपिक को अगर देखें तो बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोर देन 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं शायद दोनों एग्जाम में, हम लिस्ट कर देंगे भी उनको भी। तो और अप्लाइड में आपको भी पता है कि सीओबी इंटीग्रल में भले ही 2-2, 4-4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन 2-4-5 दिनों के टॉपिक्स हैं, और इतने दिन में पढ़ने के बाद वो हो भी जाते हैं आसानी से। सीएसआर में हो जाते हैं तो यहाँ उतने डिटेल में भी नहीं पूछे जाएंगे, और पूछे जाएंगे तो हमें तैयार होंगे वो। तो अप्लाइड का प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रहेगा आपके साथ। बाकी रियल एनालिसिस से क्वेश्चंस हैं, रियल एनालिसिस से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस हैं लीनियर अलजेब्रा से। लीनियर अलजेब्रा में 15 क्वेश्चंस है अराउंड, जिसमें से 11-12 क्वेश्चंस अराउंड लीनियर अलजेब्रा से हैं, जहां से इनर प्रोडक्ट तक बात करते हैं, और फिर आगे वो खिसक जाते हैं कहां पे, फंक्शनल में 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस तरह से 15 क्वेश्चंस हम लीनियर अलजेब्रा और फंक्शनल को मिला के करके हैं, तो 15-16 क्वेश्चंस लीनियर अलजेब्रा से पूछे जाते रहे पिछले 2 एग्जाम से। बात समझ रहे हैं? ऐसे थोड़े थोड़े करके सभी में से 2-2, 4 क्वेश्चन, जैसा कि बताया मैकेनिक्स एक हम लोग डर रहे हैं, लेकिन परेशान ना हो, वहां तक करेंगे, जो 1-2 क्वेश्चंस आएंगे वो हो जाएंगे, है ना। लैग्रेंजेस और हैमिल्टनियन जो भी हैं वो सारा का सारा यहाँ डिस्कशन में आ जाएगा। तो जो भी 10-12 क्लास हम करेंगे वहां सफिशिएंट होगा कि हम काम कर सकें। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ऑब्जेक्टिव से नहीं डरना है अभी फिलहाल, क्योंकि हम सब सीएसआर एस्पिरेंट रहे हैं, सीएसआर नेट क्वालिफाई करके आए हैं, और आप में से जितने भी हैं वो सब मोस्टली 2010 के बाद ही नेट क्वालिफाई किए हैं, कोई 2012, 14, 15, 18, 20 में, 21 में, 22 में। और उस समय पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा था तो हमने ऑब्जेक्टिव तैयार किया था, उसके बाद सब्जेक्टिव से बहुत ज्यादा हमारा पाला नहीं पड़ा, या कोई ऐसा एग्जाम नहीं दिया, ना यूनिवर्सिटी को एग्जाम ऐसा हमने दिया हुआ है जहां सब्जेक्टिव से हम टच में रहते। तो एकेडमी उस थीम के साथ है कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे स्टेप 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिफाइंग 25% है, उसके बाद भी मुझे कंपटीशन तो लड़ना ही है ना। यहाँ पर मान लीजिए 25% ज्यादा नहीं और 100% 25% तो आ ही जाएंगे, 100% गारंटी है कि 25% मिल जाएंगे। लेकिन 25% में भी तो मुझे क्या करना है, कंपटीशन फाइट करना है ना। कंपटीशन फाइट करना है ना मुझे, कि मुझे 163x4 में जाना है, यानी इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे सिलेक्ट होना है। और ये याद रखना आप आसानी से, इतने ही स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट सीएसआर एक बार में क्वालिफाई करता है, 400, 500, 600 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई करता है। गेट द पॉइंट? तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आपको सिलेक्ट होना है। अब इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद यहां पर बारी आती है, कई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर बहुत सीरियस नहीं है, तो यहां पर आके कहीं ना कहीं उनके चांसेस कम होने लगते हैं।
तो इस चीज का फायदा हम सब उठा लेंगे। लेकिन इसको करेंगे कैसे, वो एग्जाम पर डिपेंड कर रहा है। देखो, आज मैं आपसे कहूं, और फर्स्ट डे है, मैं बता देता हूं आपको कि अब जैसे क्या है कि अभी आपका इलेक्शन भी अनाउंस हो गया, आई थिंक आज ही इलेक्शन अनाउंस हुआ है। तो जब इलेक्शन अनाउंस हो चुका है तो क्वाइट पॉसिबल है कि कोई नई वैकेंसी तो निकाली नहीं, वैकेंसी तो उन्होंने पहले ही निकाल दी है। बात समझ रहे हैं, वैकेंसी तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले ही निकल चुकी है। तो एग्जाम कराया जा सकता है, क्वाइट पॉसिबल मुझे लगता है। ठीक है, आचार संहिता लग चुकी, हो सकता है कि वो एग्जाम करा लें। और अगर नहीं भी कराते हैं तो अक्टूबर और नवंबर हमारे पास हैं, जब तक इलेक्शंस होंगे अक्टूबर नवंबर तक, तब तक हमारे पास 2 महीने हैं। अगर वो अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन वो डेट अनाउंस कर भी देते हैं तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगा, और एकेडमी की जितनी भी टीम, 2-3 लोग हम आपके साथ जो काम कर रहे होंगे, है ना, हम 3 फैकल्टी आपके साथ काम करेंगे, उनमें से तीनों का फोकस ये होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से आपको निकाला जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब्जेक्टिव को दिमाग में रख के काम करते रहेंगे अगर, तो ऑब्जेक्टिव के कुछ डिस्कशंस आपके किसी पेपर के कम रह जाएंगे और फिर आप यही क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा दिमाग अभी भी, आप में से कई बच्चों का दिमाग अभी भी सब्जेक्टिव पे लगा हुआ है, लेकिन हम तो कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप तक पहुंचने के लिए सब्जेक्टिव से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा फोकस करते हैं। और ऑब्जेक्टिव करते टाइम पर एकेडमी का पैटर्न ये है कि ऑब्जेक्टिव करते टाइम पर जब हम डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ते हैं तो मैं हमेशा अपने बच्चों को उनका ओरल टच बता देता हूं कि अगर मैंने ये कहा है कि बोल्जानो थ्योरम है, अगर सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, इस बात को ओरली कनेक्ट करा दिया जाता है कि ऐसा होने से, बाउंडेड सीक्वेंस ले लेने से ऐसा क्या हो रहा होगा। और जो ओरल टच दिया जाता है ना, उसी को मैथमेटिकल सिम्बलाइजेशन दे दिया जाता है, वही थ्योरम होती है। तो मैं जितने भी रिजल्ट आपको लिखाने वाला हूं ऑब्जेक्टिव के पर्पस से, उन सभी रिजल्ट्स का ओरली कनेक्ट करा दूंगा आपको। बात समझ रहे हैं? अगर किसी ने कहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइजेबल होता है, तो मैं आपको बताऊंगा ना जेसी फॉर्म के थ्रू या किसी के थ्रू के किस तरीके से हो रहा है ये। और जिस तरीके से आपको ओरली कनेक्ट करा दिया जाएगा, वो कनेक्टिविटी आप याद रखना बस। और उस कनेक्टिविटी को ही आप किसी एक को भी एज एग्जांपल तैयार कर लेना। जिस दिन हम, अब कल से प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट हो रही है, इवन रियल में, लीनियर में, जो भी टॉपिक हम पढ़ाने आ रहे हैं, ओरल कनेक्टिविटी के बाद जब हम उसका प्रूफ करने जाएंगे तो आप देखना जितना सर ने बोला था ना ऐसे ऐसे होता है, तब ये निकल के आता है। जो थ्रेड बना रहे होते हैं उसी में हम, है ना, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स एंड कलर फिल करो, वैसा कुछ करेंगे। मैथमेटिकल सिम्बलाइजेशन देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल एवरी एसाइलॉन, यही सब करके पूरा प्रूफ आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस में परेशानी होगी, फिर आप खुद ही एक पैटर्न ड्रॉ करने लगेंगे कि हाउ कैन बी राइट और कनेक्ट जो हो रहे थे 2 रिजल्ट, उनके बीच में अगर कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछ लिया तो उसको कैसे कंप्लीट कर रहे होंगे। गेट द पॉइंट? तो ऑब्जेक्टिव पढ़ते टाइम पर अपनी नजर और अपने आप को थोड़ा सा चालाक रखना है कि जब ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे होंगे तो उस रिजल्ट को ओरली कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। आप सिर्फ आंख बंद करके या दिमाग बंद करके सिर्फ रिजल्ट को रट्टा मत मारिएगा कि ये होता ही है। बस थोड़ी प्रयास में ये करना कि ये क्यों होता है, और हर रिजल्ट का अगर क्यों होता है साथ में तैयार कर लिया तो 100% मानिए कि आपने 40-50% ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव की तैयारी कर ली। इसलिए पैनिक बिल्कुल मत होना। मैं पहले ऑब्जेक्टिव के साथ 50% आपकी प्रिपरेशन सब्जेक्टिव की करा दूंगा बस। अब क्या होगा कि जब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, पेपर हो गया, आप सिलेक्ट हो गए, नहीं हुए तो सब बुरा है कि नहीं हुए, अब सबका कैसे होगा। लेकिन जो तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, उनका होगा। एंड आई होप कि आप जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और थोड़ा क्यूरियस हैं इस चीज को लेके, अपने सपनों को लेके थोड़ा लड़ना चाहते हैं, तो आप सबका होने वाला है और बहुत अच्छे से हम लोग युद्ध लड़ेंगे, है ना। तो अब क्या होगा कि हो गए सब ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई हो गए, हम इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में आ गए। अब मैं सब्जेक्टिव करने के लिए कुछ तो टाइम मिलेगा ना, कुछ सब्जेक्टिव यहां तैयार करके निकल रहे हैं हम लोग। और अब जो बचा हुआ टाइम है, जो है ना 1-1.5 महीने का टाइम मिल गया या जो भी है, तो हम उसके बाद सब्जेक्टिव का प्रॉपर कुछ क्लासेस अरेंज कराएंगे सब्जेक्टिव के लिए। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई होने के बाद सिर्फ सब्जेक्टिव की क्लासेस, और उनमें ये सब इतना काम आने वाला है कि जब आप ये अच्छे से तैयार करके क्वालिफाई कर ही चुके होंगे तो ऑब्वियस है कि आपने अच्छे से सब कुछ तैयार कर लिया। फिर आप देखना कि कितनी आसान तरीके से कुछ क्वेश्चंस के प्रूफ आप कर लेते हैं। मैंने यूपीएससी
15-16 के अराउंड कुछ बच्चों को पढ़ाया है, तो मैंने 1983 से लेके 2013-14 तक के यूपीएससी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से काम किया है। तो नहीं होता है कि एक एक्सपीरियंस की आप किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की फ्रेमिंग को तोड़ रहे होते हैं, किस तरीके से आप अप्रोच तक पहुंच रहे होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए सब्जेक्टिव पे काम करते हुए नेट को जब साथ पढ़ा रहे थे तो मुझे समझ आया कि किस तरीके से हमने इन रिजल्ट्स को जो ओरली कनेक्ट किया हुआ है, इनको किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का करके ही हम अपने क्यूईडी तक पहुंच सकते हैं, हेंस प्रूफ तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है डिस्कशन हम लोगों के साथ। तो ये कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिनमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स रहेगी आपकी। हो सकता है थोड़ी बुकेब कम हो मैकेनिक्स की, है ना, एंगुलर मोमेंटम और ये कहीं कुछ हो सकता है कि इन टॉपिक्स में आपकी बुकेब थोड़ी कम हो, तो इन टॉपिक्स को लेके हम लोग सीरियस रहेंगे। दूसरा, इन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे कि एक टॉपिक हम ऐसा लेंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा तैयार करना, जैसे आप टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं या मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो एक टॉपिक तो हम ऐसा लेने वाले हैं जैसे टोपोलॉजी उठा लिया या कोई स्टैट का पेपर उठा लिया। उसके साथ साथ हम एक पेपर ऐसा लेंगे जिसमें आप, क्योंकि क्या है ना कि नंबर ऑफ पेपर जब आपके ज्यादा हो जाएंगे ना तो पॉसिबिलिटी आती रहती है कि इतने पेपर हमने तैयार कर लिए, इनके टेस्ट भी हम दे रहे हैं और टेस्ट देने के साथ साथ हमें इतने टेस्ट में मार्क्स भी मिल रहे हैं, इसका मतलब ठीक चल रहा है। बात समझ रहे हैं? और हम प्रीवियस पैटर्न्स को देखते हुए हर एक टॉपिक वाइज हम टेस्ट कंडक्ट करते रहेंगे, टेस्ट लेते रहेंगे, तो वहां से आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि हम कितना तैयार हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत लगती है तो किसी और टाइम टीचर से और किसी तरीके से कोई क्लास अरेंज करवाइए आप। गेट माय पॉइंट? तो इसके साथ एक रियलांसिस का पेपर स्टार्ट कर दिया, या आप बहुत अच्छे से जिससे फैमिलियर हैं लीनियर अलजेब्रा का कोई पेपर स्टार्ट कर लिया या कोई टॉपिक डिस्कशन में ले लिया, तो एक पेपर रहेगा यहां से और एक पेपर रहेगा आपका रियल का या कोई अप्लाइड का, ओडी का या पीडी का या कहीं और। क्या द पॉइंट? तो इस तरीके से एकेडमी काम कर रही होगी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कोई डाउट है पैटर्न में या किसी और तरीके से, तो वो बात कर सकते हैं आप लोग, है ना, कि कैसे करेंगे, कैसे क्या नहीं करेंगे। तो फियर नहीं रखना है। जैसा कि मैंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव तैयार करते वक्त ही हम लोग 50% सब्जेक्टिव पे भी काम कर चुके होंगे। अब अगर मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को एक साथ कराना स्टार्ट कर दिया, तो फिर यहां मेरे लिए मुश्किल है कि अगर विद इन 2 मंथ्स एग्जाम की डेट आ जाती है ऑब्जेक्टिव, तो फिर मेरे लिए मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक जाने के लिए उन्हें टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को चेक करना, वहां सब कुछ करना, तो मिनिमम कुछ तो नंबर ऑफ डेज देंगे आप। तो वो नंबर ऑफ डेज का हम कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन करेंगे सब्जेक्टिव को कंप्लीट तरीके से पढ़ने में। गेट द पॉइंट? तो इस तरीके की ये स्ट्रेटजी रहेगी। पेपर पैटर्न जो आने वाला है वो पेपर पैटर्न सिंगल लैंग्वेज में आएगा, ये भी मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि बाइलिंगुअल हो नेट की तरह या कुछ और हो, सिंगल लैंग्वेज में आएगा, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और अभी तो शायद मुझे जहां तक है कि ऑफलाइन का ही है सीन, या ऑनलाइन, ये थोड़ा मुझे भी जानकारी में नहीं है कि ऑनलाइन ले रहे हैं कि वो ऑफलाइन ले रहे हैं फिलहाल, है ना। अभी तो मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो ऑफलाइन ही चल रहा है दिमाग में कि ऑफलाइन ही होगा। और शायद मैंने जो इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं उनमें मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दिया, और अगर दिखाई दिया होगा तो स्किप हो गया है कि कैसा है। गेट द पॉइंट? तो अभी आपको किसी को कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। जो डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स रहेंगे उनको शायद मुझे लगता है कि 20 मिनट्स पर आवर एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं, है ना। तो ये उन सबके लिए है, अच्छा खासा उन्होंने पूरा का पूरा दे रखा है इंस्ट्रक्शंस में, बहुत क्लियर करके। तो ये रहा एकेडमी की स्ट्रेटजी कि किस तरीके से आपके साथ काम करेगी। किसी को कोई डाउट है, कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। एक्चुअली क्लासेस जो हैं अभी तो आपको लिंक भेजा गया होगा, वैसे जूम के थ्रू ही होती हैं, ऐप से ही आपको लिंक मिलेगा। ये लिंक आज भेजा गया है, ये लिंक कल नहीं भेजा जाएगा। जो बच्चे ऐप पर हैं वो ऐप पर ही आपका जो कोर्स है वहीं पे लाइव क्लास लिखी हुई आती है, वहां पे क्लिक करेंगे तो बैकएंड ऐप से जूम से क्लास स्टार्ट हो जाती है, आपको बार बार लिंक नहीं भेजना है ना। और जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो रिकॉर्ड होंगे, जूम पर ही रिकॉर्ड होंगे। अगर बाई चांस किसी का मिस होता है, कहीं कुछ होता है, तो वो लेक्चर विद इन 24 आवर्स आपके ऐप पर डाल दिया जाता है। जो बच्चे वहां पे रजिस्टर्ड हैं वो जाके अपनी क्लास को देख भी सकते हैं अगर किसी क्लास छूट गई है तो, है ना। और कुछ जानना है? हाँ सर, मेरा एक सजेशन है सर।
हाँ बिल्कुल 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 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जो 50% हमने बात की है ना, तो वो भी तो छोटे छोटे क्वेश्चंस थ्योरम्स रहेंगे साथ में ना। तो जो हम कर रहे हैं उसके लिए भी आपके पास पूरा का पूरा रहेगा कि उसके साथ, अब जैसे बोलजानो हमने कराई, तो बोलजानो एक ऐसा प्रूफ है कि जो आप बेसिक पढ़ रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव के लिए, उसी से हम उसको डिस्कशन, एक सेट बनाना होता है वहां पे, तो बस वो सेट इंपॉर्टेंट है, बना दिया, उसके बाद डिस्कशन आ गया। वो देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल पे ही डिपेंड है सब कुछ, तो वो वहां करा दिया बोलजानो का प्रूफ। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के प्रूफ आपको साथ साथ करा दिए जाएंगे, और उन थ्योरम्स के प्रूफ के लिए आपको बाकायदा ऑब्जेक्टिव अलग करने के बाद सब्जेक्टिव को हम, जैसे पॉइंट से टोपोलॉजी तक का हमने पेपर किया, उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव और उससे रिलेटेड जितना हमने सब्जेक्टिव तैयार किया है उतना सब्जेक्टिव का भी डाल देंगे। तो एटलीस्ट कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि हम यहां तक कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर मुझे लगता है किसी टाइम पर कि पेपर 3 से 4 महीने तक आगे चला गया है, अगर किसी तरह ये पता चल जाता है, अभी तो 27 को लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन की फॉर्म भरने की, शायद हो सकता है 27 के बाद कोई और गाइडलाइन आए या कोई और इंस्ट्रक्शंस आए, या हो सकता है डेट अनाउंस करें, तो 27 तक देख रहे हैं, अभी तब तक चला रहे हैं क्लास। अगर डेट आ जाती है उस तरीके से, तो हम दोनों पैरेलल एक साथ कर रहे होंगे। ठीक है, आप बताओ। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने आईएएस के जो पेपर हैं वो 10-15 साल के किए हैं, तो सर उसमें आपको आइडिया होगा कि इस टॉपिक से कैसा सब्जेक्ट। बिल्कुल 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 आइडिया है, बिल्कुल आइडिया, और उसका पूरा आपको लाभ मिलेगा, पूरा मिलेगा। यूपीएससी का मुझे है आइडिया, उसका है। अब वो पैटर्न पहली बार चूंकि कर रहे हैं ये लोग सब्जेक्टिव इस तरीके से, वैकेंसीज भी पहली बार 163 पूछेंगे, इतनी वैकेंसी कहाँ आती थी, बात समझ रहे हैं। तो वो सब्जेक्टिव को बताएंगे कैसे। अब ये जो आपको बता रहे थे ना कि जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन नंबर 1 किया और एक पूरा क्वेश्चन लिख दिया, बस ये एक करना है। यूपीएससी क्या करती है, आपको पता है कि क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 1, उसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और 3-3 पार्ट दे दिए उन्होंने। यूपीएससी ये करती है। तो अभी हमारे पास आइडिया नहीं है, हम दोनों तरीके से काम करेंगे कि पूरा एक क्वेश्चन दे देंगे और पार्ट में दे देंगे। पार्ट में देने का क्या होता है, वो ज्यादा टफ हो जाता है वहां क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कि आप मैक्सिमम 15 ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसमें होता क्या है कि इसमें एक फायदा होता है, जब वो ऐसे नहीं देते ना, पार्ट वाइज ऐसे नहीं करेंगे, तो उसका फायदा है कि एक क्वेश्चन एक टॉपिक का है। बात समझ रहे हैं सभी। जैसे लीनियर का पूछा तो लीनियर का पूछ लिया, लेकिन पार्ट वाइज में बड़ी दिक्कत होती है। वो एक क्वेश्चन लीनियर का डाल रहे हैं, एक मैकेनिक्स का डाल रहे हैं, एक स्टैटिक्स का डाल रहे हैं, अब वो पूरा क्वेश्चन मेरा स्पॉइल हो जा रहा है। ये यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स का है, देखा है मैंने कि भाई ऐसे पूछ रहे हैं। तो अभी ये थोड़ा सा हमको, इसीलिए क्या है कि पूरे, अब एक क्वेश्चन आपने 2 अटेम्प्ट कर दिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका अटेम्प्ट कर दिया, थर्ड पार्ट नहीं किया, तो थर्ड पार्ट अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो वो तो रह गया ना, और 15 से ज्यादा आपके चेक नहीं होने वाले। तो आप सोचो कि 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, और 18 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका हमने कोई एक पार्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो वो तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 15, जैसा कि सेसार भी करता है शायद, कि फर्स्ट 15 चेक करेगा, उसमें से अगर आपके ये एक क्वेश्चन में कोई एक पार्ट नहीं है, तो वो जितना स्टेप मार्किंग या जितना उसके हिस्से में आया है उस हिसाब से वो काट लेगा। हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एग्जाम होते हैं ना, वो ऐसे ही तो होते हैं। एक क्वेश्चन दिया, अगर वो 15 मार्क्स का है, 2 हिस्सों में पूछा है, तो 7.5 मार्क्स इसके हैं, 7 पॉइंट आधे उसके आधे इसके। 3 पार्ट में पूछ लिया तो 5-5 नंबर में डिवाइड कर दिया। या एक क्वेश्चन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो 10 नंबर का दे दिया, दूसरा पार्ट 5 नंबर का दे दिया। तो ये चीज अभी क्लियर नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसा रखेंगे, और ये कोई डिक्लेयर नहीं करता है क्वेश्चन हम कैसा पूछेंगे, टफ पूछेंगे या ऐसा पूछेंगे, 2 हिस्सों में पूछेंगे। अगर ये भी क्लियर कर देंगे कि क्वेश्चन एक ही होगा, उसमें पार्ट वाइज नहीं होगा, तो और हमारे लिए आसान है। तो आसान है आपके लिए कि आप एक क्वेश्चन उठाएंगे। अब मान लीजिए 9-10 आप समझ लीजिए, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, ओडी, पीडी, सीओबी, इंटीग्रल, स्टैटिक्स, मैकेनिक्स, और क्या बचा हमारा, टोपोलॉजी, फंक्शनल, मीट्रिक स्पेस। 15-16 टॉपिक भी हैं अगर आपके, है ना। पहले तो टोटल 18 टॉपिक मान लेते हैं, 15-16 तो चले गए ना ये टॉपिक छोटे छोटे। तो 16 टॉपिक में से अगर 18 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो तो एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहे होंगे। अब सोच लो, तो चैलेंजिंग है मेरे लिए ये, और आपके लिए भी है, कि अगर 18 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और 15-16 टॉपिक हैं आपके, ये देखो मीट्रिक स्पेस, फंक्शनल, टोपोलॉजी, मैकेनिक्स और स्टैटिक्स, यही 5 टॉपिक हो गए। 9-10 तो आप उसमें भी पढ़ते हो, सेसार नेट में, वो सारे हैं ही हैं। तो 15-16 हो गए कि नहीं हो गया, 15-16 हो गए, 18 क्वेश्चंस पूछे जाने। तो आप ये भी देख लीजिए कि कैसे एक
टॉपिक से, रियल आंसर्स के टॉपिक से हम तो अभी इमेजिन कर रहे हैं कि रियल आंसर्स के टॉपिक से आप सोचो कि वो एक क्वेश्चन पूछेंगे, अब हमें पूरा रियल आंसर्स तैयार करना है, कैसे करेंगे? इस उसका सब्जेक्टिव में फायदा ज्यादा है कि कम से कम आप 12-14 क्वेश्चन तो पूछ रहे हो रियल आंसर्स में। अब 12-14 क्वेश्चन अगर रियल आंसर्स से पूछ रहे हो तो हमें 12-11 टॉपिक भी तो पढ़ने हैं रियल आंसर्स में, इनसाइड द रियल आंसर्स। तो कम से कम एक चैप्टर से एक क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन आ जाता है कि चलो ठीक है, बाकी हो सकता है ज्यादा आ जाए। अब लीनियर में उन्होंने 14-16 क्वेश्चन पूछ लिए, 15 क्वेश्चन लीनियर में पूछ लिए, तो लीनियर में 9-10 टॉपिक हैं, 9-10 टॉपिक में 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई एक टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ के ऐसे निकल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में उसका बहुत फायदा है, आपको 100 क्वेश्चंस हैं तो वो बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत हद तक ज्यादा पढ़ना भी है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए मुझे पूरा एनालिसिस तैयार करना है। और हेल्प अब कौन करेगा उसके लिए? अब आप खुद सोचो कि एक टॉपिक के लिए 1 या 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएंगे। भाई मैट्रिक स्पेस से अगर फंक्शनल से पूछ रहा है ना, तो 1 से ज्यादा नहीं पूछेगा, अभी लिख लो, क्योंकि लीनियर से पूछना पड़ेगा उसे 1, अगर इससे पूछ रहा है तो। बात समझ रहे? मैट्रिक स्पेस है और कहीं अभी देखना पड़ेगा मेजर का लिबिक मेजर तो नहीं पड़ा हुआ इसके साथ ही कहीं, बात समझ रहे हैं? और मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा, एक टॉपिक दिया है तो मैकेनिक्स का भी पूछ लेगा। तो आप सोचो कि एक टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको कर कैसे पाएंगे? इसको करने का बेहतरीन तरीका है कि ऑब्जेक्टिव बेहतर तरीके से तैयार कर ले रहे हैं, तो मुझे सबसे गो थ्रू हो गए हम, और सबसे गो थ्रू हो जाओगे अगर बाई चांस आपने सारे टॉपिक्स का सब्जेक्टिव नहीं भी कर पाया है, या किसी रियल आंसर्स के किसी एक टॉपिक का, अलजेब्रा के किसी एक टॉपिक को अगर आपने बाई चांस सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा नहीं कर पाया है, तो उन ऑब्जेक्टिव में किए गए तैयारी से भी तो आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी तो कर लोगे। तो कई नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम आपको देंगे कि नहीं कराए होंगे, लेकिन आप कर लेंगे उसको। अच्छा एक बात बताओ, अप्लाइड पोर्शन में कितनी ऐसी थ्योरम्स या नए क्वेश्चन होंगे? भाई अप्लाइड में जितना होगा सब क्वेश्चन फॉर्म में ही तो होंगे। हाँ, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न ऐसे टॉपिक हैं जिनमें डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन अप्लाइड में तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे ना 4 फिट से सॉल्व करिए, यही कहेंगे ना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करिए। तो अप्लाइड पोर्शन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पिकार्ड थ्योरम का प्रूफ करवा रहे होंगे, मैक्सिमम इंटरवल की कहानी पूछ रहे होंगे, या कुछ और करवा रहे होंगे, या हो सकता है कि आपको पार्शियल में वो क्लासिफिकेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या जो भी आप वहां पढ़ते हैं उसका उन्होंने कैनोनिकल फॉर्म पूछा हुआ हो। ये इंपॉर्टेंट है ना डिस्कशंस। और कैनोनिकल फॉर्म कन्वर्ट करवाना का पूछा गया होगा, या कैनोनिकल फॉर्म इस इलिप्टिक हाइपरबोला पैराबोला की कैसे निकाली जाती है उसका जनरल फॉर्म पूछ रहे होंगे। और जनरल फॉर्म और निकालने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलाइजेशन को दिमाग में रखिए बस। क्या था पॉइंट? तो अप्लाइड में ज्यादा नहीं है, थोड़ा हमें इधर फोकस करना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना है कि जितना आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया जाएगा उसके सराउंडिंग ही आपको सब्जेक्टिव तैयार करना है। सबसे पहले जो 50% तैयार होगा ना, उसी ऑब्जेक्टिव की थ्योरी के साथ उसके सराउंडिंग जो सब्जेक्टिव है वो तैयार करना है। अब उसके अलावा, उसके अपार्ट जो सब्जेक्टिव बचा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा है, वो हम आपको इसके बाद, जैसे ही सब ऑब्जेक्टिव ये कंप्लीट होगा और लगता है कि सब्जेक्टिव का सेगमेंट बचा हुआ है अभी और कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए, तो हम 1 महीने 1.5 महीने जो भी होंगी 30-35 क्लासेस, वो आगे हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। हर टॉपिक में जा जाके हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कुछ होमवर्क देंगे, है ना, कि ये प्रूफ पढ़ लीजिएगा, है ना, कुछ क्लासेस के थ्रू प्रूफ कराए जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा सेगमेंट हमारा तैयार होने वाला है ना। कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है तो मोस्ट वेलकम। मैं आपको एक बार कुछ बस ये दिखाना था कि एनालाइज किया था हम लोगों ने, तो कितने क्वेश्चंस कैसे रखे गए हैं। अब लिस्ट तो नहीं बना रहे हैं। एक पेपर में अप्लाइड के यानी कि इंटीग्रल, सीओबी, ओडी और पीडी के 27 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 27 क्वेश्चंस, है ना, नोट डाउन कर लो अपना। 27 अप्लाइड से हैं। तो दूसरे एग्जाम में अप्लाइड से जो पूछे गए वो 17 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन का मार्जिन आ गया। 17 क्वेश्चन हैं, एक में 27 हैं तो दूसरे में 17 है। तो हम अप्रॉक्सीमेट 17 से 27 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना मिल जाएगा। गेट द पॉइंट। दूसरा, उन्होंने लीनियर अलजेब्रा में एक पेपर में 14 क्वेश्चन है, दूसरे पेपर में 15 क्वेश्चन हैं। तो ये 14-15 के आसपास और 12 से 15 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा है। उसके बाद उन्होंने रियल आंसर्स का एक पेपर में 10 क्वेश्चन आए हैं, एक पेपर में 8 क्वेश्चन आए हैं।
अब आप समझ लो 8 से 10 से 12 टॉपिक हैं और 8 से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। गेट द पॉइंट। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, स्टैटिक से 16 क्वेश्चन है स्टैट से, और एक जगह स्टैट से 21 क्वेश्चन हैं। एक पेपर जो 2012-18 में हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक बार उन्होंने 16 क्वेश्चंस पूछे हैं तो एक बार 21 क्वेश्चंस हैं, है ना वेटेज इसका। अप्लाइड का वेटेज समझ आया ना, लीनियर का वेटेज समझ में आया ना, इसका स्टैट का वेटेज समझ में आया ना, रियल का भी 10 क्वेश्चंस का वेटेज है ना। उसके बाद आपको बात करें अगर टोपोलॉजी से 4 क्वेश्चंस हैं आपके, एक पेपर में टोपोलॉजी से 4 क्वेश्चंस हैं एक एग्जाम में, और एक एग्जाम में शायद उसमें ऐड कर दिया है ना, 2-3 क्वेश्चंस वहां पे भी हैं, ठीक है ना। और उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस के 4 क्वेश्चन हैं, है ना। और उस समय उन्होंने जो पैटर्न पहले रखा था, एनए का 6 क्वेश्चन है, एक जगह 4 है एक जगह 6 है, एनए भूल ही गए थे यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये भी आपके लिए कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है। तो एक में 4 पूछे, एक में 6 क्वेश्चन पूछे हैं। कॉम्प्लेक्स में एक जगह 10 क्वेश्चन पूछे, एक जगह 8 क्वेश्चन पूछे हैं। बस है, एक जगह का मतलब दोनों में। मैकेनिक्स में एक जगह एक बार 3 क्वेश्चंस पूछे, एक बार 4 क्वेश्चन, तो 3 to 4 क्वेश्चंस मैकेनिक्स से आप पूछ लिए जाते हैं। ये बेटेज है, ऐसा नहीं है 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 नंबर के होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऊपर अच्छे से तैयारी हो चुकी है, थोड़ा बहुत टाइम बचा है, तो मैकेनिक्स और उनमें अच्छे से टाइम दे लेते हैं। स्टार्ट आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ना। बूलियन में भी एक आध क्वेश्चन, पहले रीमान जीटा आता था, वहां से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो पहले ये जो 10 क्वेश्चंस होते थे, ये जो जीके जनरल अवेयरनेस के, वो नहीं पूछे जाते थे, ये इसी बार के पैटर्न में है। पहले 100 क्वेश्चंस सारे के सारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते थे, लेकिन इस बार ये 10 क्वेश्चन उन्होंने इसके डाल रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि पहले प्रोग्रामिंग इन सी भी था, है ना, क्योंकि जैसे ही पहली बार ये जब आया था नोटिफिकेशन, तो कुछ बच्चों ने सिलेबस शेयर कर दिया था। तो वो सिलेबस ना पहले जो एग्जाम हुए ना उनका सिलेबस शेयर कर दिया था, तो उसमें एडवांस एनालिसिस और ये सब कुछ पढ़ा हुआ था, प्रोग्रामिंग इन सी भी पढ़ा हुआ था। तो एक आध क्वेश्चन आ जाता था, मुझे लगता था बच्चे इतना कैसे तैयार करेंगे, बहुत कंपटीशन टफ हो जाएगा। बट उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पहले का भी ये पढ़ा हुआ था, क्या नाम, सिलेबस, और इस बार उन्होंने मेंशन करके सिलेबस डाला हुआ है कि जो ये एचपीएससी की 2024 की वैकेंसीज आई हैं उनके लिए जो सिलेबस हमने डिजाइन किया वो ये है। तो उसमें यही सब टॉपिक हैं, ये एनए का है, स्टैट का है, मैकेनिक्स का है, टोपोलॉजी है, फंक्शनल है, मेट्रिक है, ओडी, पीडी, सीओबी, इंटीग्रल, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स मॉडल, रिंग थ्योरी, है ना। और क्वेश्चंस बता दिए आपको कितने कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं स्टैट का वेटेज है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा है, और यानी किस नंबर पे बहुत कुछ है। और सीखने को अगर मिल रहा है तो एग्जाम के लिए ही पर्पज से क्यों सीखना, फिर इन फ्यूचर बहुत कुछ है यहाँ पर। स्टैट डेटा साइंस के साथ किस तरह काम करता है, आप में से पीएचडी करने वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा, बात समझ रहे हैं। तो स्टैट की बेसिक नॉलेज होना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाई चांस आपको किसी दूसरे फील्ड में जाना पड़ता है किसी तरीके से, जो कि आज की सिचुएशन और आज का सिनेरियो चल रहा है जिस तरीके से, तो अगर आपको जाना है तो आपको स्टैट अगर पढ़ने को मिल रही है, प्रोबेबिलिटी और स्टैट जो भी यहाँ पढ़ने को मिलेगा उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। हम तो कहते हैं कि अगर उन्होंने प्रोग्रामिंग इन सी डाला हुआ था, है ना, तो वो भी कर लेना चाहिए था, है ना, उनको डाल देना चाहिए था कि कम से कम इसी बहाने तैयार हो जाएगा कुछ, क्योंकि जब प्रेशर आता है ना तभी सीखा जाता है। और कहा जाता है कि अक्सर हमारी टैगलाइन रहती है कि पढ़ाई कैसे होती है, या तो पढ़ाई शौक में होती है या पढ़ाई खौफ में होती है। और आजकल की जनरेशन का शौक पढ़ाई का ऐसा कैसे संभव है जब हाथ में मोबाइल लिए हम घूम रहे हैं, है ना। दूसरों को देखते हैं कि उसने चाय बेच के इतना कमा लिया, उसने नाच गाना करके इतना कमा लिया, तो डिस्ट्रैक्ट होते, भाई कहाँ पढ़े हुए हैं, 15 सालों से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ वही टिका हुआ है जिसका शौक है ना, शौक है। और जिन्हें बाई चांस डिस्ट्रैक्ट हो भी रहे हैं तो उनको खौफ से लाया जा रहा है। तो पढ़ाई या तो शौक से होती है, खौफ से होती है। और खौफ ये है कि एग्जाम देना है, पढ़ना है, ये करना है, तो थोड़ा सा प्रेशर ले लेते हैं और कुछ नए टॉपिक से इस बार काम कर लेते हैं टॉपिक्स पे, है ना। तो अगर प्रोग्रामिंग इन सी भी होता तो मुझे लगता ठीक ठाक कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता, क्योंकि, है ना। तो बाकी बस यही है। और कल से हमने स्ट्रेटजी बता दी है अपनी कि एकेडमी किस तरीके से आपके साथ काम कर रही होगी। और मोस्ट वेलकम किसी भी तरीके के क्वेश्चन के साथ आप बिंदास होकर जितना पढ़ के आना चाहते हैं पढ़ के आइए। आज मैंने टोपोलॉजी का डिस्कशन किया, आज मैंने रियल एनालिसिस में पॉइंट से टोपोलॉजी में लिमिट पॉइंट और क्लोज ओपन कनेक्टेड का डिस्कशन दिया। आप यहाँ जितना सीखें
मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनको करिए, फिर आपको जितना जानना है, जितना पूछना है मुझे दे दो। हो सकता है कि 99% और 99 क्वेश्चंस आपके ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाए, एक क्वेश्चन रह भी गया ना तो आप परेशान नहीं होना, इतना कैपेबल हूं कि रात भर पढ़कर आपको नेक्स्ट डे आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। इसलिए आप हेजिटेट नहीं होंगे किसी भी तरीके से अपने डाउट्स को पूछने के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना। जब आप अपने तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करके सही तरीके से आंसर निकाल लेते हैं, हमें वो डिस्कस करना है आपके साथ। आप टीचर को सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मेरा अप्रोच सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन करने का पिकअप मेरा सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका भी कोई अगर क्वेश्चन को आप प्रपोज कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को करने जा रहे हैं और आप अपनी तरीके से क्वेश्चन को उठाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ मुझसे आंसर मत पूछिए, आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि सर इसका आंसर क्या है, आपका आंसर मेरा आंसर मैच करेगा, तो आप खुश मत होइएगा। आपको लगता है कि आपको प्रोसेस भी शेयर करनी है, सब इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ना कि किस तरीके से पिकअप किया है, क्योंकि पिकअप ही आपको डिसाइड कराएगा ना कितनी जल्दी निकल आएगा, डिले होगा इस कैलकुलेशन के साथ। तो वो कई बार आप वो प्रोसेस भी शेयर कर लीजिए मेरे साथ, हो सकता है कि उससे शॉर्ट में आपको बता दूं, या हो सकता है बाकी बच्चों को भी मिल जाए। तो सभी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा कि आप अलग तरीके से सोच रहे हैं, है ना। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 15 है, तो बताओ ये ग्रुप अबेलियन होगा कि नहीं होगा। इसमें आप बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं बच्चे, वो कहते हैं कि P इंटू क्यू फॉर्मेट है और P डजंट डिवाइड Q माइनस 1 फॉर्मेट है, सो ग्रुप ऑर्डर 15 मस्ट बी साइक्लिक बनेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें आप मत शेयर करिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चों के पास और मेरे पास आंसर करने के लिए बहुत कम टाइम में ये रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन कुछ दूसरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप दूसरों से हटके सोच के अप्रोच कर रहे होते हैं, तो आप जरूर इन चीजों को शेयर करिएगा। थोड़ा बेनिफिट होगा आपको कि अगर कहीं मुझे लगेगा कि करेक्शन करना है तो उसको करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार आंसर पता होने से गलत अप्रोच से भी आंसर आ जाता है, और आंसर मैच करने से वो प्रोसेस जो है आपके अंदर जो गलत तरीके से चली गई है, और ऐसा कई बार होता है, और आप जानते हैं आप क्वालिफाई करके आए हैं नेट, इसलिए ये सब चीजें बताना कि क्या होने वाला है। अब आप एज ए स्टूडेंट कम है, हम जानते हैं, आप में से PhD कर चुके हैं, आप में से कहीं पढ़ा रहे हैं, तो एज ए टीचर ही सोच रहे होंगे, और एज ए टीचर कैसे सोचा जाता है आपसे अब आपके साथ ये शेयर नहीं कर सकते, है ना। वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि एक टीचर के साथ एक टीचर का कैसा युद्ध हो सकता है। तो आप बेखौफ होके किसी भी तरीके का डाउट है वो हमारे पास रख दीजिएगा, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो किसी तरीके का, और क्वेश्चन जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो क्वेश्चन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो हम तैयार हैं उसके लिए, एंड रियली बहुत मतलब नहीं होता है कि SSR नेट से हटके हम लोग काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे कल से। पैरेलल 2 पेपर रहेंगे, एक पेपर इनमें से रहेगा टोपोलॉजी, कल से जो स्टार्ट होगा आपका, उसके पैरेलल एक पेपर स्टार्ट होगा आपका रियलासिस का, जो हम ले रहे होंगे, और विक्की सर आपका टोपोलॉजी ले रहे होंगे, सरमन सर हैं वो आपका दूसरा पेपर ले रहे होंगे, लाइक न्यूमेरिकल ले लेंगे वो, है ना। तो न्यूमेरिकल का हो गया, रिंग थ्योरी हो गया, और एक आध पेपर हैं वो सरमन सर पढ़ा लेंगे, विक्की सर आपको कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे, और कुछ टॉपिक इसमें से हम आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो बाकी आपके डाउट मोस्ट वेलकम, कुछ जानना हो तो। तो फाइनल अब हम लोग, है ना, तो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है ना, वेरी फर्स्ट डे से ज्वाइन कर लीजिएगा, और बहुत अच्छे से हम सब कुछ कर रहे होंगे, असाइनमेंट्स, टेस्ट, है ना, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और उसके बाद इंटरव्यू प्रोग्राम वो भी हम लोग कहीं ना कहीं रखेंगे। और जब ये दोनों सेगमेंट आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर इंटरव्यू रहेगा, तो 2-4 क्लासेस हम उसके लिए भी डिस्कस करेंगे, है ना। हर बच्चे को स्क्रीन के सामने लाकर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ दोनों तीनों टीचर बैठे होंगे, है ना, और जो टीचर ने जो जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये पूरा फाइनल है कि इंटरव्यू तक हम लोग जाएंगे, गेट द पॉइंट। एंड आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत इंतज़ार कर रहे थे बच्चे, खासकर हरियाणा के स्टूडेंट्स और बाकी कुछ आसपास के स्टेट्स के बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि इसी स्टेट में वैकेंसी आएँ, और होप शायद यूपी में भी कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं, उनके लिए भी तैयार रहिएगा। और थैंक यू सो मच
एंड गुड लक।